नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइनस की। साइनस की बीमारी लोगों में काफी आम है, पर कुछ स्थितियों में ये जटिल समस्याओं का कारण भी बन सकती है। इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। साइनस का संक्रमण होने की स्थिति में सांस लेने में दिक्कत से लेकर दर्द, आंखों और चेहरे के आसपास सूजन, सर दर्द भी होता है। ऐसी कई सारी समस्याएं जो है वे इससे जुड़ी रहती है। गंभीर स्थितियों में साइनस से कई और परेशानियां भी हो सकती है। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है उन्हें विशेष सावधानी और अलर्ट रहने की जरूरत रहती है, क्योंकि बदलते मौसम में भी हम देखते हैं कि साइनस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल साइनस के संक्रमण में साइनस जो है वो झिल्ली में सूजन जो है हो जाती है। अलग अलग तरीके का आपको बता दें साइनस जो है वो रहता है, जिसमें हवा की जगह मवाद और कफ जो है वो जमा होने लगता है। इस वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इससे हमारा साइनस बंद हो जाता है और इसी वजह से पूरे चेहरे और सिर में तेज दर्द होने लगता है। साइनस होने का कारण जुकाम, नाक की हड्डी का बढ़ना या फिर टेढ़ा होना भी होता है। प्रदूषण, एलर्जी, कई सारी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको साइनस जो है वे हो जाते हैं, जिससे आपको एक तरह से एलर्जी होती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी एक कारण माना जाता है। हमारा खान पान भी एक बड़ा कारण रहता है, लेकिन सर्दियों के चलते ठंडी हवाएं हो सकता है एक कारण। कि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को गर्मी में तो साइनस ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ठंड दस्तक देती है वैसे ही साइनस बढ़ जाता है। अब जब साइनस की समस्या रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर समस्या भी पैदा कर सकती है। नाक में होने वाली एलर्जी को लोग बहुत सामान्य बीमारी समझकर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी ये एलर्जी, जिसको साइनस कहा जाता है, आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि साइनस के साथ साथ आपकी आईसाइट भी वीक हो जाती है। तो इसी पर आज विस्तार से स्वस्थ रहो मस्त रहो में बात करेंगे कि साइनस को कैसे ठीक किया जाए, क्या दवाई लेने से साइनस ठीक हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एलर्जी की भी दवाई जो है वो साइनस में दी जाती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल करके एक्सपर्ट से जो है सवाल पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर है। आप कॉल लगाकर एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से हम साइनस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन चलिए इस बीच आपको बताते हैं कि साइनस को सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो साइनस का जो सिम्टम है वो आपकी नाक में या फिर आपके गले में देखने को मिलता है। रेशा जो है वो बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। कई सारे इसके लक्षण होते हैं। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर अंकिता हमारे साथ है, सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना हमारे साथ, आयुर्वेदाचार्य जुड़ चुके हैं। डॉक्टर याशिका अरोड़ा हमारे साथ, BHMS है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अंकिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। साइनस की अगर मैं बात करूं, इस समय जब दिल्ली में देख रहे हैं बहुत ज्यादा प्रदूषण है और कई सारे लोगों को साइनस के सिम्टम्स आने भी लग गए हैं। क्या होता है साइनस और किस तरह से पता लगाया जाए कि ये जो सिम्टम्स हमें आ रहे हैं साइनस के सिम्टम्स है? अलग साइनस जो है वो एक हॉलो कैविटी होती है जो हमारे स्कल में होती है, फेस की हड्डी में होती है। तो ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है, बट इसके अंदर कभी म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो एलर्जी होता है, जो कॉमन, जो प्रदूषण की आप बात कर रहे थे। एलर्जी इस सीजन में प्रदूषण के कारण, इरिटेशन के कारण वहाँ म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और वो इकट्ठा होकर ब्लॉकेज के लक्षण देना, पोस्ट नेजल ड्रिप या गले में ये जो म्यूकस होता है ये ड्रिप करता है, जिससे बार बार खांसी की शिकायत, आवाज बदलने की शिकायत, इस कंजेशन के कारण सिर में दर्द होना। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है इस म्यूकस के रुकाव के कारण, तो ये साइनोसाइटिस होता है, जो इन्फेक्टिव होता है। तो दो तरह से है, एक एलर्जिक साइनोसाइटिस और इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस। तो ये अगर ये जो साइनस की लाइनिंग होती है, जो उसका एक कोटिंग होता है, स्किन टाइप की जो कोटिंग होती है, इंटरनल कोटिंग होती है, उसमें इन्फेक्शन होना, सूजन होना, प्रदूषण के कारण, इरिटेशन के कारण, एलर्जी के कारण या इन्फेक्शन के कारण को हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। जी। और इसका जो मुख्यतः कारण जो भी होता है उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। एलर्जी है तो एलर्जी के हिसाब से, और अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन किस तरह का है, बैक्टीरियल है, फंगल है। डायबिटीज वालों को काफी कॉमनली देखा जाता है कि जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें पीला बलगम आता है या हरे रंग का बलगम आता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इन्फेक्टिव है या उसमें बाइक म्यूकस आ रहा है। और ज़्यादातर जो हमारे साइनसेस होते हैं, बहुत तरह के साइनस होते हैं हमारे फेस के अराउंड, जिसमें
मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल हो गया, और स्फेनॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस। हम्म। तो एलर्जी की अगर शिकायत है, इरिटेशन के कारण है, तो हम बहुत बारी देखते हैं कि ज्यादातर इन साइनसेस में कलेक्शन आ रहा है। तो जी। इसमें हम और पेशेंट को फीवर नहीं है तो हम सोचते हैं एलर्जी के कारण है, और एलर्जी की दवाई लंबी देने से ठीक है, और एलर्जी की दवाई पर भी बात करेंगे। डॉक्टर फायदा अंकिता हमारे फायदा साथ, और भी डॉक्टर्स के पैनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर यशिका जी, देखिए ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस का डेटा है और बताता है कि 8 में से 1 भारतीय को क्रॉनिक साइनस है। क्या कारण है कि ये साइनस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? प्रदूषण एक बड़ा कारण तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें पोल्यूशन की, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें या इंडिया में ही हर जगह आप देखो, मैक्सिमम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम कॉमनली देख रहे हैं पोल्यूशन, डस्ट, लोगों का रहने का तरीका, लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। एंड जो आज के लाइफस्टाइल को फॉलो करके लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, तो पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। जो कि हर जो आप ये सेंसस मुझे बता रहे हैं और जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 में से 1 इंसान को साइनस की प्रॉब्लम हो ही रही है। सो ये बहुत कॉमन एक कॉज है पोल्यूशन जो कि हम देख रहे हैं। हम्म। क्योंकि पोल्यूशन, लोगों के अंदर ये जो शो ऑफ करना कि हम स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल हैबिट्स और अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स, अगर आप देखो डस्ट एलर्जीज, एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह, बहुत ज्यादा ये क्या डॉक्टर चीजें। यशिका, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर मैं पहले के मुकाबले अगर बोलूं तो आज हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो गया है, क्योंकि हम जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इस वजह से भी बहुत बिल्कुल सारे लोगों को साइनस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है ये कि हमारा इम्यून सिस्टम लो है, हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, एंड बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट के लिए जरूरत है वो नहीं ले रहे हैं। दैट रिजल्ट्स इन कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, एंड हमारे को जल्दी से इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जो कि एक कॉज, मतलब जो कि हम्म। वन ऑफ द कॉमन कॉजेज है साइनसाइटिस के लिए। ठीक है, डॉक्टर पीयूष सक्सेना भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सक्सेना, देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मेरी मदर को भी साइनस है। मॉन्टेक एलसी एक दवाई है, वो लेने के लिए कहा जाता है कि कभी भी साइनस के अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप ये एलर्जी की दवाई ले लीजिए, और आपको रोजाना नहीं लेनी है। जब भी आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लगे तब आप ये दवाई ले सकते हैं। क्या ये दवाई लेनी चाहिए? ऐसा है कि कोई भी बीमारी जो हमारे शरीर में होती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण होती है। हम्म। ये बात तो है। जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, उनका असर हमारे साइनस के ऊपर तो बहुत अच्छे से होता है। बट इसमें अंतर आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि अगर ठीक है, प्रदूषण है, प्रदूषण सबके लिए है, जी। प्रदूषण बहुत ज्यादा है समाज में। आजकल हमारी दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, पर प्रदूषण में हम भी हैं और एक काम करने वाला वर्कर भी है। बिल्कुल। तो प्रदूषण का इफेक्ट हम लोगों के ऊपर, एलीट क्लास पे जो ज्यादा जंक फूड खाने वाले लोग हैं, उन पे ही ज्यादा असर क्यों होता है, ये सोचिए की बात है। देखिए कितने हम लोग के घरों में काम चलता है, बाहर कंस्ट्रक्शन चलती है, वहां पे भी तो कार्य करते हैं लोग। मजदूरों में प्रदूषण का असर क्यों नहीं होता? जी। वहां पे भी तो होना चाहिए ना। दूसरी बात है कि हम लोग जो, आप देखेंगे, मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 35 ईयर्स हो गए, मैंने ये देखा है कि मोस्टली साइनोसाइटिस या कोई भी बीमारी ज्यादातर एलीट क्लास की, जो बाहर, घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलते, जंक हम्म। फूड ज्यादा खाते हैं, उन्हीं में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। इसलिए हमें खाने पीने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जितने आजकल के ये स्टाइल नहीं है, लाइफ स्टाइल जो ये हो गया है कि नहीं ठीक है, जंक फूड हर घर में, बच्चे बड़े लोग सब जंक फूड पे ज्यादा करते हैं। मेरा जो आयुर्वेदा के हिसाब से है, अभिसंधि रोग है, मतलब हर जगह हम जो भी ज्यादा खाते हैं, वायु पित्त कफ, 3 हमारे दोष हैं। अगर ये सम अवस्था में रहते हैं, बॉडी में ठीक रहते हैं, एकदम इनका बैलेंस रहता है, तो कोई बीमारी होती नहीं है। बट ये जो है जर्म्स हैं, ये हैं, उन्हीं लोगों पे अफेक्ट क्यों करते हैं हम्म। इस चीज पे। इसलिए मेरा ये कहना रहता है कि आप सबसे पहले आप प्राणायाम, आसन, योगासन ये तो जरूर करिए, पर खाने के ऊपर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, हम्म। जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है और फिर तो ये मैं आपसे कीटाणु। डॉक्टर सक्सेना ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरे मदर ने एक आयुर्वेदा से ही कंसल्ट किया तो उन्हें कहा गया कि आप एलर्जी की दवाई ना लीजिए, एलोपैथी की जो दवाई है वो लेने से साइनस ठीक नहीं जी होगा। ये मेरा एक डाउट था बिल्कुल, आपसे। जी। मैं भी आपसे यही कहने वाली हूँ हम्म। कि एलर्जी की दवाई आप खाएंगे, आपकी जो, आपने जैसे कि डॉक्टर ने, दोनों डॉक्टर्स ने आपको बताया, सबको बता रहे हैं कि ये सैक्स हैं हमारे
एक तरीके से ये दोनों ग्रंथियां न करके एक सैक्स हैं, एयर सैक्स हैं, जिसके अंदर साइनस बनता है। अगर आप इसके कोई मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाने से उस टाइम तो आपको आराम आ जाएगा थोड़ी देर राइट। के लिए, थोड़ी देर के बाद फिर वो आराम नहीं आएगा। बार बार वो मेडिसिन लेने से आपकी बॉडी उसके प्रति क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। पहले आप ठीक है लिवोसेट्रिजिन लोग खाते हैं एलोपैथिक में, आयुर्वेदा के अंदर हम लोग इस तरीके की मेडिसिन ना देके हम स्टार्टिंग में उनको स्टीम है इस तरीके ठीक की है, मैं एक एक तरफ मैं देते हैं। चाहती हूँ कि एलोपैथी का भी इस पर एक ओपिनियन रहना चाहिए। डॉक्टर अंकिता, हाँ आप हाँ इस बात से सहमत हैं कि क्या एलर्जी की दवाई नहीं लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जब आपको साइनस है तो? देखिए एलर्जी की दवाई ना टेम्पोररी सोल्यूशन है। तो यस जिस जिस यस, कारण दैट इज से व्हाट आई एम एलर्जी हो रही है पहले तो वो आइडेंटिफाई होना चाहिए क्यों हो रहा है। इम्यूनिटी पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो कॉमन विटामिन्स होते हैं जो न्यूट्रिशन का पार्ट होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ये डाइट में इंक्लूड करना आइदर इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट या फिर जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं जो इनसे रिच होते हैं, जैसे आंवला हो गया जो रिचेस्ट ऑफ विटामिन सी है, तो ये सब इंक्लूड करने से ना इम्यूनिटी बेटर होती है और इसके जो एलर्जी रिकरेंस के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं इसमें। यही मैं कह एलर्जेंस को रही हूँ। आइडेंटिफाई करना ये जैसे भी डॉक्टर इम्पोर्टेंट। अंकिता, कहा जाता है कि अगर आप विटामिन सी बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपको खांसी जुकाम और जितनी भी ईएनटी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी, लेकिन मैंने देखा है अक्सर अगर हम विटामिन सी के लिए संतरा खा रहे हैं, मौसम्बी खा रहे हैं, तो और ज़्यादा साइनस जो है वो गंभीर हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि विटामिन सी इंटेक इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि साइनस ठीक हो, वो और वर्स्ट हो जाता है। नहीं, वो ठंडी चीजें नहीं लेनी है ना, उसमें आपको रूम टेम्परेचर पे आप कंज्यूम करें तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। दूसरे इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी। राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बॉडी में कम रखता है, इम्यूनिटी को अप रखता है। तो ये एक अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है जब हम एलर्जी के अगेंस्ट बात करते हैं। तो एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे भी कुछ टेस्ट होते हैं एलोपैथ में जो कि अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज से एलर्जी है और उसका अवॉइड करना भी एक सोल्यूशन मानते हैं इसमें। बहुत लंबे समय तक एंटी एलर्जी या सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी करना है, जो भी रिक्वायर्ड है, वो डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे मैं इन्फेक्शन की स्पेशलिस्ट हूँ, जी। तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनमें कि हम देखते हैं कि वो एलर्जी की दवाइयां बहुत समय से खा रहे हैं, तो सिम्टम्स जो थे वो तो सप्रेस थे, अग्री। बट उनको अंदर में इन्फेक्शन निकल के आता है कुछ। तो हमेशा चेकअप होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और चेकअप होके ही रीजंस क्या है, प्रिवेंशन पे जरूर वर्क करना चाहिए, चाहे वो एलर्जी प्रिवेंशन है चाहे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। जैसे वैक्सीनेशन होते हैं, फ्लू की वैक्सीन हो गई, निमोनिया की वैक्सीन हो गई, निमोकोकल की वैक्सीन है, मेनिंजोकोकल की वैक्सीन है, ये सब प्रिवेंशन करते हैं इन्फेक्शन के लिए। मैं यहाँ पे एक बात कहना जी जी चाहूंगी, कहना स्पीक जी जी जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हर रोज अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ, हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, खाने का भी है, सब कुछ है। अंदर एंटी एलर्जिक मेडिसिन को हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खानी चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लेते हो, परंतु हमारा एक छोटा सा टिप्स है आयुर्वेदा के हिसाब से। अगर डेली बाहर जाने वाले लोग डेली रात के टाइम अगर हल्का स्टीम लेते हैं, तो जितने भी हमारा साइनस के सैक्स हैं उनके अंदर की स्वेलिंग कम होती है। साइनोसाइटिस टिस मतलब स्वेलिंग इन द सैक्स। अब जो भी सैक्स है हमारे, जो भी अंदर उसके वो है, उसमें अगर आप स्टीम लेते हो तो स्टीम लेने से फर्क पड़ता है। सेकेंडली, आयुर्वेदा के अंदर कुछ घरेलू चीजें हैं। मैं कहती हूँ कि ठीक है मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर ये एक ऐसी बीमारी नहीं कह सकते, एक ऐसा सिम्टम है जिसको हम बहुत हद तक अपने घर में भी ठीक कर सकते हैं। लाइक अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि 3 तरह का होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। राइट। किस तरीके का म्यूकस आना है आपको ये देखना चाहिए। अगर वाटरी म्यूकस है जिसे राइनाइटिस कहते हैं, छींकें आ रही हैं, तो उस समय इमीडिएटली कोई भी डॉक्टर आपको एंटी एलर्जिक नहीं देगा। उसके बाद सेकंड स्टेज आ गई है, तीसरी कफ आपका जो आपका नाक से नजला आ रहा है वो थोड़ा गाढ़ा है, फिर उसका रंग देखिए, अगर येलो कलर है, फिर ग्रीन कलर है, किस कलर का आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन ट्राई करते हैं। पर स्टार्टिंग में, शुरुआत की स्टेज में हम ये बोले जाते हैं कि गरम गरम दूध लीजिए, उसमें 4 5 6 आप थोड़ी सी काली मिर्च होती है उसको पीस के डालिए और थोड़ा हल्दी डालिए, और चीनी ना डाल के उसकी जगह आप हनी लीजिए। ये छोटी सी और बात अगर बता रही अगर हूँ। डॉक्टर सक्सेना ऐसा ही हो कि दूध से ही और ज्यादा रेशा बन रहा हो तो? हाँ बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली हूँ कि ये हर एक के लिए नहीं है कि आप हर कोई, ये देखना होता है क्योंकि आयुर्वेदा में ये भी माना जाता है कि किस किस खान और अनुपान,
किस चीज से आपका बढ़ रहा है। जो भी कफ के प्रकृति के पेशेंट्स होंगे उनको हम कर्ड और मिल्क को अवॉइड करवाते हैं स्टार्टिंग में कुछ टाइम जी। पर, क्योंकि वो हजम नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो प्रणाली है, जो ये है, ये आपका सिर्फ साइनस नहीं है, इसका जो है, ये जो उद्गम कह रही है, जिस चीज का जो ओरिजिन है, कहाँ से हो रहा है, आपके स्टमक से। मतलब हमने खाना खाया, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसे हम आम पाचन कहते हैं, इनडाइजेस्टिव फूड अग्री। मटेरियल दैट कन्वर्ट्स इनटू दिस थिंग, आम पाचन, इनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल। तो इंडाइजेशन अगर होगा तो आप उस समय अगर हल्दी अनुपान करते हैं, या तुलसी का पत्ता हर एक के घर में लगा होता है, तुलसी को चाय में डाल लीजिए, उबालते समय थोड़ा सा चाय में तुलसी डाल दी, वो लीजिए। और आप देखिए, अदरक है, तुलसी है, और सबसे अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि आपकी सांस की नली ठीक नहीं चलती, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो ब्रोंको डायलेटर्स दिया हल्दी जाता है, की अगर हम एस्पिरिन बात वगैरह। करें, देखिए ये बहुत दिलचस्प आपने बात की है कि अगर आपको दूध या फिर दही से एलर्जी है हाँ और उससे रेशा बन रहा है तो आप तुलसी का पत्ता और हल्दी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब हल्दी जो है वो हाँ, घर में पाउडर वाली हल्दी या फिर जो सब्जी वाले के पास कच्ची हल्दी होती है वो कंज्यूम देखिए, करना ठीक कच्ची रहेगा? कच्ची हल्दी हर कोई कंज्यूम नहीं कर पाता। मैं तो कोशिश बिल्कुल करती हूँ, घर के मसाले, घर में ही आपकी हल्दी है, गरम गरम दूध को, उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च डालिए, हल्दी डालिए, और उसके अंदर चीनी, अगर आपको शुगर है ऑब्वियसली नहीं लेंगे, परंतु खांड लीजिए या गुड़ की शक्कर, जिसे हम जैगरी कहते हैं, वो डालिए और आप लीजिए। सेकेंडली जो सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, वो है एक आप ये दालचीनी, दालचीनी हर घर में होती है। इसे आप अगर देखेंगे तो दिस इज ब्रोंको डायलेटर्स, ये डायलेट करता है जो सांस की नली है, उसको ठीक से हमें सांस नहीं आ पाती। तो तुलसी है, हल्दी है, अदरक है, ये सब चीजों को अगर हम मिश्रण पानी में बॉईल करके उसकी स्टीम भी लें तो भी आपको फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर यूकेलिप्टस यशिका, ऑयल देखिए है। अब तो ये पूरा पर्सपेक्टिव हमने लिया कि किस तरह से आप आयुर्वेदा के जरिए घर के नुस्खों से ही उपचार जो है वे कर सकते हैं। नाक की हड्डी का ऑपरेशन क्या ये सक्सेसफुल है? आप रेकमेंड करेंगे जिन्हें भी साइनस है वो नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराएं? देखिए, अगर मैं अपनी पैथी के अकॉर्डिंग बात करूं तो एज अ फिजिशियन, एज अ जनरल फिजिशियन, बहुत डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप हड्डी का ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल सिम्टम्स। बट ऐसा बहुत 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 रेयरली देखा गया है कि पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाए या फिर पेशेंट को परेशानी नहीं हो नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराने के बाद। बिकॉज और ज्यादा जो पेशेंट है वो प्रोन होता है, उसको इन्फेक्शन इजीली होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमारी बॉडी में एक सर्जिकल कट लग गया है, जो कि हमने मतलब हमने अपनी बॉडी को छिड़वा लिया है। तो जो जड़ से खत्म होने वाला ट्रीटमेंट है वो कहीं भी, मतलब मैं आपको ये बिल्कुल यही बात समझाऊंगी कि अगर आप ऑपरेट करा लोगे तो दैट डजंट मीन कि आपका जड़ से खत्म हो गया। आपको हाँ। दोबारा भी चांसेस रहते हैं कि आपको यस। इन्फेक्शन हो सके, आप एलर्जिक रहे। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमाकांत जी हमारे साथ एमपी से जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपना सवाल बताइए। ये मेरे को नाक के मस्से की शिकायत बताइए डॉक्टर। जी। हेलो। जी जी सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल बताइए। नाक में मस्से की शिकायत बताइए, नाक में मस्से की शिकायत, तो इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है क्या? सर आप एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करेंगे? नाक में मस्से हो गए, मस्से, उसका ऑपरेशन का बोला ठीक डॉक्टर है ने। ठीक है ठीक तो है। क्या डॉक्टर अंकिता जी, नाक में मस्से हो गए हैं, अब क्या उसको ऑपरेशन कराना चाहिए या फिर दवाई लेने से वो ठीक हो जाएगा? जो मैं समझ पा रही हूँ, ये पॉलिप्स की बात कर रहे हैं, नेजल पॉलिप्स। सो ऐसे नेजल पॉलिप्स अपने आप ठीक नहीं होते, एक बार बन जाता है तो ये बन जाता है। अगर ईएनटी आपका सजेस्ट करता है कि आपके नोज में पॉलिप है जो कि आपके नाक के ब्रीदिंग के रास्ते में रुकावट कॉज कर रहा है या साइनसेस को ब्लॉक कर रहा है और सर्जरी होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में ये फायदेमंद होती है अगर ये कराया जाता है तो। बट वही डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही आगे बढ़ना चाहिए कि क्या उसके इंडिकेशंस हैं। तो क्या मेडिसिन से इसका उपचार नहीं हो सकते, ये ट्रीट ही किए जा सकते हैं? इसमें जैसे एंटी एलर्जीज और लोकल एलोपैथ में हम एंटी एलर्जीज और लोकल स्टेरॉइड्स के इनहेलर्स प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को। नेजल इनहेलर्स होते हैं, कुछ हद तक हेल्प करता है, बट अगर उसके बाद भी ये रेजिस्टेंट है, नहीं ठीक हो रहा है और उसके कारण परेशानी आ रही है, तो अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो जा सकते हैं इसके लिए मैम मैं कुछ ऐड करना जी चाहूंगी। जी जी हाँ डॉक्टर जी, यशिका। अगर आप नेजल पॉलिप की बात कर रहे हैं तो होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट और बहुत ही जड़ से खत्म होने वाला ट्रीटमेंट इसमें हमें प्रोवाइड होता है। हमारी बहुत सारी दवाइयां हैं, बेलेडोना, काली नाइट्रिकम, काली बाइक्रोमिकम, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, थूजा, टेल्यूरियम,
ट्यूक्रा TMV क्यू, जो कि बहुत अच्छा काम करती है नेजल पॉलिप में, और उसको एक मतलब वही है कि एक बार तो खत्म करेंगी, प्लस उसे जड़ से भी खत्म करते हैं हमारी दवाइयां। अगर हम आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेंगे, दोबारा की कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो ट्रीटमेंट है एक इंडिविजुअल को लेके, आप होम्योपैथिक की जब बात करते हो तो डॉक्टर यशिका, मैं दोबारा आपसे होने क्लैरिटी चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे डॉक्टर से जब कंसल्ट किया, होम्योपैथी से भी कंसल्ट किया, एलोपैथी से भी कंसल्ट किया और आयुर्वेदा से भी कंसल्ट किया, तो सभी डॉक्टर्स ने एक बात कही कि आप साइनस को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स रहते हैं, आपको परहेज रखना पड़ेगा, पूरे हाँ जीवन हाँ जी, रखना पड़ेगा। ये क्या मैं ये कुछ सत्य कहना है? चाहूंगी। जी हाँ जी, जी यही मैं कहना चाह रही जी थी, यही मेरा पॉइंट है बिल्कुल जो बिल्कुल। आपने अब रखा, कि जो साइनस है ये जड़ से खत्म नहीं होता। ये जब भी आप कुछ भी, ये इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए खान पान पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग बिल्कुल खाना पीना ठीक से नहीं रखेंगे तो ये बार बार होगा। अगर आपको बिल्कुल। थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, जहां तक पॉलिप्स की बात है, ये बात डॉक्टर अंकिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्जरी इसके लिए करानी पड़ती है अगर कोशिश होती है, पेशेंट चाहे तो। जी परंतु अगर बिना ग्रोथ बिना ज्यादा बिना है तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। बट हाँ, कई चीजों में पर मेरे खुद के ऐसे केसेस है पॉलिप्स के जो मैंने खुद क्योर किया है, तो हाँ जी, कई बार हम लोग डिसॉल्व कर जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से डिसॉल्व हो हाँ, जाते हैं। ठीक मैं है। यही कह हमारे रही हूँ साथ कि हम, डॉक्टर्स, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुका है, तृप्ता, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ता, क्या सवाल है आपका साइनस को लेकर? एक्चुअली साइनस के लिए नहीं, मुझे पूछना था, मैंने फोन इसलिए किया था कि सिर्फ आप साइनस की दवाई देते हैं। देखिए, अभी तृप्ता हमारे साथ जो पैनल है वह साइनस के डॉक्टर्स हैं, और हर दिन हम नए नए जो हेल्थ इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करते हैं, तो आज हम साइनस पे डिस्कस कर रहे हैं तृप्ता। तो चलिए डॉक्टर सक्सेना, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप बता रही थी कि परहेज जो है वो आपको पूरे जीवन रखना पड़ेगा। जी जीवन नहीं, देखिए मैंने आपको बोला जीवन का तो इसमें नहीं मैं कह सकती, मैं ये कहूंगी कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी हो, उसमें आपको प्रिकॉशंस और परहेज तो रखना ही होता है। परंतु एक बार अगर रोग खत्म हो जाए, ठीक हो जाता है, तो फिर आपको उस चीज का ध्यान ठीक तो है रखना ही डॉक्टर पड़ेगा सक्सेना, कि ये हमारे चीज साथ एक ज्यादा और नहीं खा कॉलर सकते। जुड़ चुके हैं, राजेश जी हाँ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। राजेश जी, अपना सवाल बताइए साइनस से जुड़ा। मैम, मेरे बेटे को नाक में से नक्सीर आ जाती है जी, रेगुलर बैठे बैठे जी। ठीक है डॉक्टर अंकिता, क्या आप सुझाव देंगी? ये क्या इनका क्वेश्चन है, नाक में क्या आ जाता है? नाक से वो बता रहे कि रेशा जो है वो बार बार आ जाता है। अच्छा, एज क्या है आपके बच्चे का? उनके बच्चे का एज कॉलर क्या? अगर कनेक्टेड है, आप एज बता पाए अपने बच्चे की? 19 साल। जी अच्छा, 19 साल। अच्छा, 19 साल के हैं तब तो एक बेसिक चेकअप तो फिर बिल्कुल होना चाहिए कि अगर बार बार रेशा आ रहा है तो क्या ये सीजनल वेरिएशन के साथ है, जिसमें हम एलर्जी सस्पेक्ट करते हैं, या कोई धूल मिट्टी में जाता है उसके बाद होता है बच्चे का इस तरह की परेशानी। अगर यही छोटे से हो रहा है, लाइक बहुत छोटा था बच्चा तब हो रहा है, तो एडिनॉइड्स की शिकायत में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चों में। बड़े बच्चों में अगर हमेशा आता है तो एक एलर्जी एक आम बात है जो होती है, तो किस कारण से हो रहा है वो चेकअप होके ही समझ में आता है क्लियरली कि इस कारण से रेशा हो रहा है। और किसी डॉक्टर को दिखाया है इन्होंने वहां पर? इसके लिए क्या ईएनटी टेस्ट जो है वो हो सकते हैं डॉक्टर अंकिता? ईएनटी का तो जनरल एग्जामिनेशन की जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम या नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है वो चेक करते हैं, एलर्जी रिलेटेड टेस्ट करते हैं, एक एक्सरे साइनसिस का करते हैं, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई साइनसिस है जो हेजी है या उसमें कोई सिक्रीशन आ रहा है, साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसको उसके लिए लंबे समय तक हम कुछ नेजल ड्रॉप्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे बच्चे जी को फायदा हो सकता है। बट ये बिना जांच छोटा के नहीं करना चाहिए ये सारी जी चीजें। हाँ, डॉक्टर एक मैं सक्सेना, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, इनमें साइनस होता है अगर, तो उसके लिए जो डॉक्टर अंकिता कह रही है वो सब ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक चीज अपने आयुर्वेदा के हिसाब से ऐड करना चाहती हूँ, कि ये बच्चों को डेली, जब सुबह सुबह जब बच्चों स्कूल जाते हैं, तो उनको सर से रोज डेली ना नहलाएं, एक बात। दूसरी बात, शहद के अंदर अदरक को कूट के उसका रस, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, ये अगर आप रात को सोने के टाइम उस बच्चे को देते हैं, तो उससे उसको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली, सोने के टाइम चेस्ट के ऊपर एंड बैक साइड पर जो एरिया होता है लंग्स का और गले पे, और थोड़ा सा साइनस के एरिया में थोड़ा स्टीम, थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन करने से भी बच्चों को आराम आता है। एंड सेकेंडली,
इसके साथ साथ एक सीतोपलादी चूर्ण हमारा आयुर्वेदा में है। और सेकेंडली सीतोपलादी चूर्ण शायद सभी लोग इस बात जानते हैं। इसको शहद में मिक्स करके बच्चे की मात्रा के हिसाब से डॉक्टर को जरूर दिखाएं, किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखा के मात्रा उसकी सेलेक्ट कर ले, और उसको अगर दिन में 2 बार सुबह शाम दिया जाए तो उससे भी बहुत आराम आता है। इसके अंदर ना ये जो बच्चे को ज्यादा कोल्ड होता है ना, ये हम मोस्टली अपने पेशेंट्स को यही चीज बता देते हैं चलिए, कि आप बहुत करिए। शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया है साइनस को लेकर।